आज हम फिर ज्योग्राफी क्लास 10 का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक बच गया था, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है लैंड रिसोर्स। अब देखिए लैंड रिसोर्स क्या होती है। लैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसका हम बहुत सारे वे से यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे हम देखते हैं जो कि बिल्डिंग बनाना, एग्रीकल्चर करना, प्लांटेशन करना, है ना, रोड बनाना, ये सारी चीज़ हम जो है लैंड पर ही करते हैं। इसीलिए लैंड रिसोर्सेज जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। आप देखिए लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है जोग्राफिकल एरिया। यानी जोग्राफिकल एरिया का मतलब है कि लैंड रिसोर्सेज को हम कितने भागों में डिवाइडेशन कर देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 43% जो है जोग्राफिकल एरिया का यह जो है लैंड एग्रीकल्चरेबल होता है, यानी इसमें हम एग्रीकल्चर को लेते हैं, है ना। उसके बाद हमारा जोग्राफिकल एरिया का आता है दूसरा जो है वह प्लेट्यू आता है। प्लेट्यू जो है लगभग प्लेट्यू जो है 27% भाग जो है हमारे पूरे लैंड सरफेस का जो है प्लेट्यू पाया गया, जिसमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, पेट्रोलियम्स मिलते हैं, कोयले वगैरह जो है प्राप्त होती है ना। और 30% जो होते हैं वो हमारा पैनियल है। पैनियल का अर्थ होता है जो कि जहाँ पानी, नदी, तालाब, ओशियन, है ना, ये सब जो है 30% हमारे लैंड सरफेस का जो है, रिवर, ये सब जो है पाए जाते हैं। तो हमने देखा है कि हमारे लैंड सरफेस का जोग्राफिकल एरिया जो है 43% जो है एग्रीकल्चरेबल होता है, 27% जो है प्लेटिव होता है, और 30% जो है जिसमें पहाड़, नदी, नाले, पोखर इत्यादि आते हैं, पैनियल कहा जाता है। आप देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड में हम लोग आते हैं, लैंड का क्या क्या यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन में फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे लैंड है जो कि पूरे लैंड का जो है रेशियो 33% जो है लैंड रेशियो क्या होनी चाहिए, फॉरेस्ट होनी चाहिए। और दूसरा आता है जो कि अनकल्टिवेटेड लैंड। आप देखिए अनकल्टिवेटेड लैंड जो होते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड के अंतर्गत जो हम देखते हैं जो कि पोस्चर्स, ग्रेजिंग, है ना, ये सारे लैंड जो है अनकल्टिवेटेड लैंड के अंतर्गत आते हैं। और जो है अनकल्टिवेटेड लैंड के अंतर्गत जो है बैरन, वेस्ट लैंड, लैंड पुट इन द नो एग्रीकल्चर, वैसे लैंड जो होते हैं बैरन लैंड होते हैं, वेस्टेज लैंड होते हैं, है ना, जो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होते हैं। ये सारे लैंड जो है अनकल्टिवेटेड लैंड के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला हम लोग आते हैं फ्लो। फ्लो लैंड। फ्लो लैंड का मतलब होता है वैसा लैंड जो पड़ती हो, ए करंट फॉलो फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर। यानी फ्लो लैंड जो होता है लिव्ड विदाउट द कल्टिवेटेड। हम 1 ईयर के लिए फ्लो लैंड को क्या करते हैं, 1 ईयर के लिए इस बार अगर हमने क्या किया, एग्रीकल्चर लगाते हैं, तो अगले 1 एग्रीकल्चर यानी 1 ईयर के लिए एक फसल के लिए उस लैंड को हम छोड़ देते हैं। वैसे लैंड को हम जो है फ्लो लैंड कहते हैं। आप देखिए फ्लो लैंड के अंतर्गत जो है हम जो है आते हैं, दूसरा जो है हमारा जो है अदर दैन करेंट फ्लो लैंड भी आता है। अदर दैन फ्लो करेंट लैंड में जो है फ्लो लैंड के अंतर्गत जो है करेंट लैंड भी आती है। करेंट लैंड क्या होती है, जिसको हम 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर यानी 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर के लिए उसको हम लिफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं। वैसे लैंड को हम जो है फ्लो लैंड के अंतर्गत लाते हैं। आप देखिए अगला पॉइंट हमारा आता है नेट स्वाइन एरिया। नेट स्वाइन एरिया जो होती है, तो नेट स्वाइन एरिया जो होता है जो मोर देन वंस इन द एग्रीकल्चर ईयर, है ना, यानी मोर देन वंस इन ए एग्रीकल्चर ईयर, यानी हम साल में वैसे लैंड को नेट स्वाइन लैंड के अंतर्गत लाते हैं जो कि मोर देन, अधिक से अधिक हम कितनी एग्रीकल्चर को लेते हैं, कितने अधिक एग्रीकल्चर को लेते हैं, उसको हम नेट स्वाइन एरिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं जो कि नेट स्वाइन एरिया सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में लोग लेते हैं। लगभग जो है पंजाब और हरियाणा में 80% लैंड पर हम एग्रीकल्चर को लेते हैं, जबकि जो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में जो है मात्र हम 10% लैंड पर ही एग्रीकल्चर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं जो कि नेट स्वाइन एरिया पंजाब हरियाणा में जो है लगभग जो है पूरे लैंड का 80% लैंड जो है नेट स्वाइन एरिया के अंतर्गत आता है। जबकि हम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह स्टेट्स में चले जाते हैं तो वहाँ पूरे नेट स्वाइन एरिया के अंतर्गत जो है मात्र 10% ही
लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह जो है हम लैंड का भी यूटिलाइजेशन करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लैंड पैटर्न देखेंगे। लैंड पैटर्न क्या होता है? लैंड पैटर्न भी जो है दो टाइप्स होता है, एक फिजिकल फैक्टर होता है, दूसरा ह्यूमन फैक्टर्स होता है। आप देखिए फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा जो होता है ह्यूमन फैक्टर्स होता है। तो लैंड पैटर्न के अंतर्गत जो है हम लोग फिजिकल फैक्टर्स को देखेंगे, जो कि फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है। देयर इन इंक्लूड द सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, है ना, क्लाइमेट, ये सारी चीज जो है फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं, देयर जे इंक्लूड पॉपुलेशन, डेंसिटी, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एंड टेक्नोलॉजी, एटीसी ह्यूमन फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। यानी फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत जो है वैसे सब्सटेंस आते हैं जो हम देखते हैं क्या, जो कि पॉपुलेशन आता है, डेंसिटी फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत सॉइल आता है, क्लाइमेट आता है, ये जो है टोपोग्राफी आता है, ये सब जो है फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। ह्यूमन फैक्टर्स के अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर आता है ना, टेक्निकल आता है, ट्रेडिंग आता है, कल्चरल आता है, ये सब जो है ह्यूमन फैक्टर के अंतर्गत आता है। अब आगे हम लोग देखेंगे लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन। हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा वह होगा लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन। अब देखिए लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन हम देखते हैं जो कि हमारी बेसिक नीड के लिए 95% लैंड की आवश्यकता होती है, जिसमें हम देखते हैं जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लेते हैं, नेचुरल फोर्सेज लेते हैं, इंडस्ट्रियल, यानी जितने भी एक्टिविटीज होती है वो सारे एक्टिविटीज को हम जो है फाउंडेड करते हैं। लगभग 95% लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। आप देखिए लैंड का डिग्रेशन क्या होता है, तो हम देखते हैं कंप्रोमाइज करते हैं जो कि 28% फॉरेस्ट डिग्रेशन, 56 वाटर डिग्रेशन, 10% बीन डिग्रेशन, रेस्ट इन एल्कलीज डिपोजिशन। आप देखिए लैंड डिग्रेशन के अंतर्गत हम आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं जो कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करते हैं, है ना। तो लैंड में हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन करने के कारण जो है 56% जो है भाग हमारा जो है उससे लैंड का डिग्रेशन हो जाता है। पेड़ों की कटाई करने से लैंड के डिग्रेशन हो जाती है, सॉइल इरोजन होती है ना। उसके बाद हम देखते हैं वाटर इरोडेड, है ना। हमारा जो है लगभग जो है कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जो वाटर इरोडेड होते हैं, जहां सालों भर पानी लगी होती है, उससे भी हमारा जो है लैंड का डिग्रेशन होती है। अगला हम देखते हैं 10% भाग जो है वह विंड इरोडेड होता है, जो हवा के द्वारा जो है वह हमारा लैंड में डिग्रेशन हो जाती है। और जो रेस्ट बच जाता है, एल्कलीज हो जाता है, उसमें जो है तरह तरह की केमिकल का यूटिलाइजेशन करने से भी जो है माइनिंग वगैरह, क्वायरलिंग वगैरह से भी हमारा लैंड का डिग्रेशन होता है। आप देखिए लैंड कंजर्वेशन में हम देखते हैं लैंड का कंजर्वेशन कैसे करेंगे। तो लैंड का कंजर्वेशन जो है हम क्या करते हैं, एफॉरेस्टेशन से करते हैं, है ना। ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट करेंगे, है ना। प्रॉपर डिस्चार्ज डिस्पोजल इंडस्ट्रियल वेस्टेज, हम देखेंगे कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसको हम डिस्चार्ज करें, उसको जो है ट्रीटमेंट करें, और उसके बाद जाकर हम क्या करें, उसका जो है फॉलो करें। कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, और हम लैंड डिग्रेशन को रोकने के लिए हमको माइनिंग एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना होगा, वेस्टेज लैंड मैनेजमेंट करना होगा। तो ये हमारा जो है लैंड डिग्रेशन होगा। आगे हम देखते हैं जो कि सॉइल जो है हमारे लिए क्या एज ए रिसोर्स है। हम देखते हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, यानी सॉइल को भी विभिन्न भागों में बांट देते हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। अब देखिए सॉइल के अंतर्गत जो है हम आएंगे, अगला टॉपिक हम लोग का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का भी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। एक हमारा क्या होता है, एलुवियल सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल। दूसरा हमारा जो होता है ब्लैक सॉइल,
तीसरा हमारा होता है रेड सॉइल, चौथा हमारा होता है लैटेराइट सॉइल। सॉइल पांचवा होता है डेजर्ट सॉइल। अब देखिए सॉइल को अभी हम क्या करते हैं, हमारा सॉइल का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, इसलिए हम सॉइल का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला हमारा एलुवियल सॉइल होता है। अब देखिए एलुवियल सॉइल जो होता है इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर। यह जो एलुवियल सॉइल जो है यह एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एलुवियल सॉइल के अंतर्गत भी जो हम क्या करते हैं डिवाइडेशन कर देते हैं, टू वे में कर देते हैं। एक हमारा होता है भांगर सॉइल, दूसरा होता है भांगर, या इसको हम यंग सॉइल या ओल्ड सॉइल भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, यंग सॉइल एंड ओल्ड सॉइल। अब देखिए यंग सॉइल किसको कहते हैं, यंग सॉइल जो नदी के किनारे, नदी के आसपास के सॉइल होते हैं उसको हम यंग सॉइल कहते हैं, जो बहुत ही फर्टिलिटी होती है, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। और यंग सॉइल जो होता है वह कुछ दिन पहले नदी के द्वारा जो सॉइल डिपोजिट कर दी जाती है तो उसको हम ओल्ड सॉइल कहते हैं। इस यह भी जो है यंग सॉइल की अपेक्षा ओल्ड सॉइल में फर्टिलिटी कम होती है ना। यह जो है सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है, वीट और जो है पैडी के लिए। दूसरा का हमारा आता है जो कि ब्लैक सॉइल। अब देखिए ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल जो होते हैं वह दिस इज आल्सो नोन एज द ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल है ना। ब्लैक सॉइल को जो हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, लैंगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, है ना। यह जो है इसका कलर क्या होता है, काले कलर की होती है। इसमें कॉटन और कॉटन क्रॉप लगाई जाती है ना। यह ज्यादा करके जो है महाराष्ट्र, गुजरात, केरला वगैरह में जो है पाया जाता है। अब आइए आगे हम देखते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल जो होते हैं दे आर रेड कलर्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, इट इज द डिफरेंट ऑफ द आयरन पार्टिकल इन द क्रिस्टलिन्स एंड द मेटामॉर्फिक। अब देखिए रेड सॉइल में क्या होता है जो कि इसमें आयरन पार्ट्स यानी आयरन पार्टिकल पाया जाता है। तो अक्सर यह रेड सॉइल जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है प्लेट्यू क्षेत्र में पाया जाता है ना। जो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, ये सब जो है प्लेट्यू क्षेत्र है, झारखंड है, इस सभी में जो है रेड सॉइल पाई जाती है। रेड सॉइल जो है आयरन पार्टिकल्स होने के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। यह मिनरल वेस्ट सॉइल होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो होते हैं द लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन का मतलब ये होता है ब्रिक। यह भी लाल कलर का होता है लेकिन इसमें फर्टिलिटीज बहुत कम होती है। यह सॉइल वैसे जगह पाया जाता है जहाँ हाई टेम्परेचर होती है, जहाँ क्या होती है, हाई टेम्परेचर होती है और हेवी रेनफॉल होती है, वैसी जगह पर जो है लेटराइट सॉइल पाया जाता है। यह जो है जो इसमें चाय कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस होता है। इसमें जो चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती और मसाले की खेती लगाई जाती है, रबर की खेती लगाई जाती है। यह असम, कर्नाटका वगैरह में जो है यह सॉइल पाया जाता है। अब आइए डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल जो होता है इसको हम सैंडी सॉइल भी कहते हैं। यह जो है कुछ पीले रंग का भी होता है और भूरे रंग की होती है। यह सैंडी सॉइल है। पूरे हमारे लैंड का जो है 4% भाग को जो है कवर कर रखा है डिजर्ट सॉइल। यह जो है एरिड सॉइल भी होता है, इसमें किसी तरह का एग्रीकल्चर नहीं होता है ना। यह जो है ज़्यादा करके राजस्थान वगैरह में जो है डिजर्ट क्षेत्र में यह पाया जाता है ना। तो इस तरह हम देखते हैं जो कि सॉइल का हम जो है क्लासिफिकेशन कर देते हैं। हमारा जो है सॉइल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हमारे यहाँ पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे जो कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए सॉइल इरोजन हमारा आगा टॉपिक है, सॉइल इरोजन। अब देखिए सॉइल इरोजन होता कैसे है, तो देखिए सॉइल इरोजन जो है दो तरह से होता है, एक नेचुरल काउजेज होता है, दूसरा ह्यूमन काउजेज होता है। अब देखिए नेचुरल काउजेज थ्रू द विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर इज कॉल्ड नेचुरल काउजेज। अब सॉइल इरोजन जो होता है हवा के द्वारा भी हमारी सॉइल इरोजन होता है। जब देखते हैं गर्मी के मौसम में हमारी सॉइल क्या होती है, हल्की हो जाती है, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जो है रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। पानी के द्वारा बाढ़ वगैरह आती है, जो फ्लड प्रोन क्षेत्र है वहाँ भी सॉइल इरोजन होती है। तो ये हमारा जो है नेचुरल इरोजन कहलाता है। और दूसरा का हमारा आता है ह्यूमन काउजेज। ह्यूमन काउजेज, तो ह्यूमन काउजेज के अंतर्गत भी हमारा सॉइल इरोजन होता है, जिसमें हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, है ना। अगर हम
ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे भी हमारा जो है सॉइल इरोजन होता है, ओवर ग्रेजिंग करते हैं उससे भी होता है, फेल्डिंग और फॉल्टिंग से भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। आगे हम देखते हैं जो कि हमारा जो है चैप्टर रिसोर्सेज का जो है पूरे टॉपिक खत्म हो जाती है। अब इसके बाद जो है आप लोगों को जो है HW दिया जाता है और HW बना करके व्हाट्सएप के द्वारा जो है चेक करवा लेनी है।